हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यूनिट 1, 2 एंड 3 में हम ऑडिट के बारे में पढ़े। सब्जेक्ट का नाम था ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हमारा पहला 3 यूनिट स्पेसिफिकली डिजाइंड था तुम्हें ऑडिट सिखाने के लिए। अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 4 में, जहां हम सीखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज के दिन में मॉडर्न जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टर्स, जिस कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रॉपरली फॉलो किया है, इन्वेस्टर अगर उस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टर उसके लिए प्रीमियम एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार है। मतलब जैसा होता है ना, एक ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है। तुम नॉन ब्रांडेड के लिए कम प्राइस पे करना चाहते हो, लेकिन ब्रांडेड के लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाते हो, बिकॉज वो ब्रांडेड है। उसी तरीके से जिस कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरीके से फॉलो किया है, वो एक ब्रांडेड कंपनी बन जाता है। और जब वो ब्रांडेड बन जाता है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को तैयार हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? और वहां उसमें रिटर्न्स भी उतने अच्छे जनरेट होते हैं। बात समझे? तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज के दिन में, अगर तुम्हें एक कंपनी बनाना है जो कि ब्रांडेड कंपनी बनाना है, ऐसे लोकल नहीं, ब्रांडेड कंपनी जिसका ग्लोबल रिकॉग्निशन हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिले, तो तुम्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आओ समझते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और हमें इसे क्यों फॉलो करना चाहिए। उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स अ सेट ऑफ सिस्टम, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ भी नहीं, एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, एक पॉलिसी है, एक प्रैक्टिस है, एक स्टैंडर्ड है, पुट इन प्लेस बाय द कॉर्पोरेट टू एंश्योर दैट रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इज मेंटेन्ड इन ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट वे। बेसिकली तुम अपने इन्वेस्टर्स का, तुम अपने बाहर वालों से जिनका भी कंपनी का रिलेशन है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो सेल हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे इनकम टैक्स ऑफिस है, चाहे कोई भी है, तुम हमेशा ट्रांसपेरेंट हो उनके साथ। मतलब तुम कोई भी चीज हाइड नहीं कर रहे हो, जो है क्लियरली जिस तरीके से रिपोर्टिंग होना चाहिए तुम उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हो। मतलब तुम एक प्रैक्टिस बना लियो, एक सिस्टम बना लियो, एक प्रोसीजर बना लियो कंपनी के अंदर में, और वही प्रोसेस फॉलो होता है। और इससे सभी लोगों को लगता है कि कंपनी बहुत ऑनेस्ट है, कंपनी बहुत मतलब डिटरमिन्ड है अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर, और लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस कंपनी के सभी स्टेक होल्डर कंपनी से कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जो कि कंपनी बनाता है। ठीक है, हाउएवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज सक्सीडेड इन अट्रैक्टिंग अ गुड डील ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट because of its apparent importance for the economic health of corporation and society in general. However, the concept of corporate governance is poorly defined because it potentially covers a large number of distinct economic phenomena. As a result, different people have come up with different definition. बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। हमें उन डेफिनेशंस पर नहीं जाना है, हम आ जाएगा एग्जाम में तो पहला वाला डेफिनेशन लिख देंगे, बस हमारे लिए सफिशिएंट है। हम अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग डेफिनेशन में जाकर हमें कुछ एक्स्ट्रा हासिल होने वाला नहीं है। तो आओ समझते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और डिटेल में। प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहला, कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर स्ट्रैटेजी, हर इंसान को पता है कंपनी का क्या स्ट्रैटेजी है, क्लियर कट स्ट्रैटेजी है। सबको पता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी को कहां पहुंचना है, कंपनी का क्या टारगेट है, और हर कोई उसी टारगेट में पूरा फुल्ली डिटरमिन्ड होकर लगा है। हर एम्प्लॉई पूरे डेडिकेशन से काम कर रहा है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट विद क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ फर्नीचर्स कंपनी मैनेजमेंट टीम माइट रिसर्च द मार्केट टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल नीड्स। बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जहां पर एक फर्नीचर कंपनी है, अगर उसको अपने एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाना है तो सबसे पहले उसको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहां पर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है,
उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग टारगेट मार्केट को डिसाइड करके एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ेगा और वहां से सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन रन करके सेल्स जनरेट करना पड़ेगा जहां पर कस्टमर्स डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस हुआ ना, मतलब कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो ऐसे ही नहीं रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में जाकर बेचने का कोशिश कर रहा है। एक प्रोसेस है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसके बाद उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट फिट के अकॉर्डिंग डिजाइन करो, डिजाइन करने के बाद टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करके टारगेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो, वहां से कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्वायर करो। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। ऐसा स्ट्रैटेजी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, जो भी कंपनी का कोई भी स्ट्रैटेजी हो वो इस तरीके से क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। At each stage, knowing the overall strategy helps the company workforce stay focused on the organization mission, meeting the needs of the consumer in that target market. अगर स्ट्रैटेजी होगा, तुम्हारे एम्प्लॉय को तुम्हारा स्ट्रैटेजी पता होगा, तभी तो वो तुम्हारे लिए अच्छे से काम कर पाएगा। अगर तुम्हारे एम्प्लॉय को तुम्हारा स्ट्रैटेजी ही नहीं मालूम है तो वो कहां से अच्छे से काम कर पाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हो पाएगा। इवन इफ योर कंपनी इंप्लीमेंट स्मार्ट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर माइट स्टील योर कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर तुम्हारे कस्टमर को ले जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर माइट ट्रिपल योर ऑपरेशन, तुम अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा और तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन माइट इरोड बाइंग कैपेबिलिटीज ऑफ योर टारगेट मार्केट। यू कांट अवॉइड रिस्क, तुम अवॉइड रिस्क को तो अवॉइड नहीं कर। अभी जैसे मान लो कोई ग्लोबल सिनेरियो हो गया, कोविड आया था, कोविड जब आया था तो एक ग्लोबल रिस्क है, किसी को नहीं पता, हर कंपनी हर बिजनेस को उससे इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये रिस्क को तुम हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसको प्रॉपरली तुम मैनेज कर सकते हो। सो इट्स वाइटल टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, company management might decide to diversify operation so that business can count on revenue from several different market rather than depend on just one। तुम अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हो, जिससे किसी एक मार्केट में प्रॉब्लम होता है तो बाकी जगह से रेवेन्यू आता रहे, जिससे कंपनी चलता रहे, बहुत ज्यादा इंपैक्ट कंपनी को ना पड़े। 10 प्रोडक्ट बेचो, मार्केट में एक प्रोडक्ट बंद भी हो गया तब भी तो 9 प्रोडक्ट से रेवेन्यू आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। Corporate policy are only as effective as their implementation. A company's management can spend years developing a strategy to push into new market, but if it can't mobilize its workforce to implement the strategy, the initiative will fail. Basically, पॉलिसी बनाने से, स्ट्रैटेजी बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। बहुत से कंपनी बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी बना तो लेते हैं, अभी मेरे दिमाग में 100 तो बिजनेस आइडियाज हैं, 100 बिजनेस आइडिया, हर कोई हर रोज स्टार्टअप आइडिया सोच रहा है। इंडिया में आइडियाज की तो कमी नहीं है, बैठे बैठे सोचने में क्या ही जा रहा है। मैं बैठे बैठे अभी 10 तो स्टार्टअप आइडिया बना दूंगा, $1 बिलियन कंपनी क्रिएट कर दूंगा अभी बैठे बैठे, लेकिन क्या वो सच में हो पाएगा? वो कब होगा सच में? जब मैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करूंगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। घर बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता, घर में बैठे बैठे सोचने से कुछ भी नहीं होता। इंपैक्ट कब आता है? जब इंप्लीमेंटेशन करते हो। तो स्ट्रैटेजी बनाने में कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी बनाने में क्या है? बिजनेस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। मैं बार बार यही सबको सिखाता हूं कि घर बैठे बिजनेस सोचने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम सोचोगे कि मैं चाइना से ये इंपोर्ट करूंगा, इंडिया में बेचूंगा, कम $1 बिलियन की बिजनेस आइडियाज है मेरे माइंड में, इतना बड़ा बिजनेस आइडिया है कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन मैं बन जाऊं, लेकिन वो काम कब आएगा? जब उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। अभी तुम बैठे रहो, सोचते रहो समोसे का दुकान खोलना है, सोचने से क्या होगा? जब तुम सच में जाकर समोसा का दुकान खोलोगे, वो हुआ ना बिजनेस, वहां से बिजनेस शुरू होगा। इंप्लीमेंटेशन से चालू होता है बिजनेस, सोचने से चालू नहीं होता। बिजनेस आइडिया से चालू नहीं होता। हाँ, आइडिया तो लगेगा, ऐसा नहीं कि आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया तो लगेगा, लेकिन बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंप्लीमेंटेशन। जो तुम बैठकर आइडिया सोच रहे हो वो बस सोच रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो इंप्लीमेंट होगा जब, तभी वो जाकर बिजनेस बनेगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं बनेगा। जैसे तुम सोचते रहते हो आज से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, आज शाम से मैं हर रोज पढ़ूंगा, अब से टाइम टेबल बना लेते हो, डे वाइज पेपर में लिख लेते हो डेट, आज किस दिन क्या चैप्टर पढ़ना है, इतना तारीख खत्म होगा, इतना रिवीजन होगा। कभी होता है? कभी होता है? वो कभी नहीं होता। बिकॉज
इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सोचने से कुछ नहीं होता, सोच कर पेन कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, लेकिन मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मानता। मैं स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूं कि जहां पर इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। ठीक है, चलो अब तो यहां पर है डिसिप्लिन में, कॉर्पोरेट पॉलिसीज आर ओनली एज इफेक्टिव एज देयर इंप्लीमेंटेशन। द कंपनी मैनेजमेंट कैन स्पेंड ईयर्स डेवलपिंग ए स्ट्रैटेजी। कंपनी का मैनेजमेंट सालों साल स्ट्रैटेजी बनाता रहता है, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट करने से फेल हो जाए तब काम नहीं बनेगा। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है जब वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करे। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर्स हैविंग अ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज, रिजोल्यूशन एंड स्ट्रैटेजीज। एम्प्लॉइज में डिसिप्लिन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, तभी जाकर काम बनेगा, अदरवाइज कोई भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फेयरनेस। ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में तुम ऑडिट में पढ़े हो, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी ट्रू एंड फेयर। ठीक है, देखो, fairness must always be of high priority for the management. For example, manager must push their employee to be their best, but they should also recognize that a heavy workload can have negative long-term effects such as low morale and high turnover. Company also must be fair to their customers. Company customers के साथ fair हो, both for ethical and public relation reason. Treating customer unfairly, whatever the short-term benefit, ऑलवेज हर्ट्स अ कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो हमेशा फेयर रहना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी फेयर रखना है और सभी के साथ फेयरली ट्रीट करना है, किसी को चीट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट। जो है वो शो करो, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कुछ भी चीज हिडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनेजर्स समटाइम्स कीप देयर ओन काउंसिल लिमिटिंग द इंफॉर्मेशन दैट फिल्टर डाउन द एम्प्लॉय, बट कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी helps unify an organization. When employees understand management strategy and are allowed to monitor the company's financial performance, they understand their role within the company. जब एम्प्लॉय को पता होगा कि उसके वजह से क्या फाइनेंशियली इंपैक्ट आ रहा है कंपनी में, तभी तो वो अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि उसके काम का कोई वैल्यू भी है या नहीं है, वो जो काम कर रहा है उससे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम, तो उसका मोटिवेशन कहां से आएगा काम करने का। ठीक है, transparency is also important to public who trend not to trust secretive corporations. पब्लिक के लिए भी ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपेरेंसी एज अ होल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हिडन नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट आज के दिन में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द कॉर्पोरेट लेवल इज इंक्रीजिंगली a topic of concern. Consumer expect companies to be good community members. For example, by initiating recycling effort and reducing waste and pollution. Good corporate governance identifies ways to improve companies' practices and also promote social good by reinvesting in the local community. तुम्हें पता है आज के दिन में CSR का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2% ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब जो भी कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है उसका 2%, प्रॉफिट का 2%। मान लो कोई कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो 100 करोड़ का 2% मतलब 2 करोड़ रुपए वो लोकल कम्युनिटी में आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के लिए CSR इनिशिएटिव में खर्च करेगा। वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करना है, तो वो चीज ध्यान रखना है कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ इवैल्यूएशन। अपने काम को खुद इवैल्यूएट करो। मिस्टेक्स विल बी मेड no matter how well you manage your company. The key is to perform regular self-evaluation to identify and mitigate brewing problems. Employee and consumer survey, for example, can supply vital feedback about effectiveness of your current policies. Hiring outside consultants, तुम इवैल्यूएशन के लिए बाहर वालों को भी हायर कर सकते हो। To analyze your operation also can help identify ways to improve your company's effectiveness and performance, efficiency and performance. बेसिकली अपने परफॉर्मेंस को, अपने काम को खुद सेल्फ इवैल्यूएट करो, जहां पर प्रॉब्लम्स है करेक्टिव एक्शन लो। अगर खुद सेल्फ इवैल्यूएट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आउटसाइडर्स को बुलाओ जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे, जिससे तुम्हारी कंपनी का इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो करते हो देन यू आर फॉलोइंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब तुम्हारा
कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।